नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लिखिएगा इस क्वेश्चन को। इफ मास ऑफ प्लैनेट इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 10th के बुक में दिया गया क्वेश्चन है। इफ मास ऑफ अ प्लैनेट is 8 times 8 times the mass of 8 times the mass of the earth and its radius is twice the radius of the earth, what will be the escape velocity for that planet? तो क्या कहना है उनका, देखिएगा। मास ऑफ प्लैनेट इज 8 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ। ओके, तो मास ऑफ प्लैनेट को हम एमपी से इंडिकेट करते हैं। मास ऑफ प्लैनेट है, मास ऑफ प्लैनेट इज 8 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ रहेगा। ओके, एंड रेडियस इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब उस प्लैनेट का जो रेडियस है वो ट्वाइस है रेडियस ऑफ अर्थ से। ओके, आरपी मतलब रेडियस ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ। व्हाट विल बी द एस्केप वेलोसिटी फॉर दैट प्लैनेट? तो उस प्लैनेट का एस्केप स्पीड हमें निकालना है। हमारे अर्थ का एस्केप स्पीड आपको पता है कितना होता है, √2 gm डिवाइडेड बाय आर। ओके, इज इट ओके? एस्केप स्पीड अगर हम अर्थ का निकालते हैं तो √2 gm डिवाइडेड बाय आर रहेगा। अब ये मास भी अर्थ का रहेगा और रेडियस भी अर्थ का रहेगा। ओके, तो देखिएगा, बताओ मुझे इसका वैल्यू कितना आता है। मैंने उस दिन पढ़ाया था आपको, तो वैल्यू भी बताया होगा इसका जरूर। तो बताओ मुझे इसका वैल्यू कितना आएगा, हाउ मच इज द वैल्यू? यूनिट बताओ कल्याणी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस? ठीक है, आपने नंबर बताया बराबर, लेकिन मुझे यूनिट चाहिए। एस्केप स्पीड का वैल्यू कितना आएगा, बोलो बच्चों? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट आंसर है। ओके, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ये आंसर रहता है एस्केप स्पीड का हमारे अर्थ का। अभी हमें किसका एस्केप स्पीड चाहिए? प्लैनेट का। ओके, जिसका मास 8 टाइम्स मास ऑफ अर्थ है और जिसका रेडियस 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ है। ओके, तो अब इसको सिंपल वे से कैसे सॉल्व करना है, देखिएगा। एक भी कैलकुलेशन में नहीं करूंगा, मतलब लास्ट में एक सिंपल सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और तुरंत इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, विदाउट सॉल्विंग, मतलब ये अगर वैल्यू निकालना है ना, GME डिवाइडेड बाय RE अंडर रूट के अंदर, तो फिर आपको लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा। ये वैल्यूज बहुत बहुत बड़े वैल्यूज है और इसे निकालने के लिए हमें लॉग टेबल लगता है। तो एस्केप स्पीड देखिएगा प्लैनेट का, तो उस प्लैनेट का भी एस्केप स्पीड कैसा आएगा? G × M, M E की जगह अब MP आएगा, क्योंकि उस प्लैनेट का मास होगा, और R की जगह RP होगा, उस प्लैनेट का रेडियस होगा। इज इट ओके? 2 × G MP डिवाइडेड बाय RP। अभी हम क्या करते हैं, ये जो रहेगा ना MP और RP, इसका वैल्यू हम पुट करते हैं गिवन डेटा से। तो 2 × G × MP की जगह क्या आएगा? 8 टाइम्स ऑफ ME। ओके, उन्होंने दिया था गिवन डेटा में। और RP की जगह क्या पुट करेंगे? 2 टाइम्स ऑफ RE। ओके, ये 2 1 2, 2 4 8 होगा। अब ये 4 से बाहर निकलना है हमें स्क्वायर रूट के। ओके, 4 अगर स्क्वायर रूट के बाहर आ गया तो 2 रहेगा, और ये 2 एज इट इज है, इस 2 को मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। ओके, इस 2 को 4 के साथ मत मल्टीप्लाई करो, ये 4 को बाहर निकालो स्क्वायर रूट के तो 2 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा? GME डिवाइडेड बाय RE। ओके, GME डिवाइडेड बाय RE रहेगा। तो देखिएगा फिर अब आगे क्या आएगा? GME डिवाइडेड बाय RE, ये मतलब ही क्या है, सॉरी अंदर 2 बचेगा, तो 2 GME डिवाइडेड बाय RE मतलब ही क्या है, हमारा VE है, और इस VE का वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं हम? 11.2। सो 2 × 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब इसका आंसर कितना आएगा? 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो वो प्लैनेट जिसका मास 8 टाइम्स था अर्थ के मास के और रेडियस ट्वाइस था,
अर्थ के रेडियस से, तो उसका आंसर आएगा एस्केप स्पीड का 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। इज इट ओके? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? आ रहा है समझ में? यस। ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो करो इसे रफ। लिखा है सभी ने? तो एस्केप स्पीड पर एक दिया गया क्वेश्चन था। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हाउ मच टाइम। अभी ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का उन्होंने बिट दिया है, देखिएगा हाउ मच टाइम a satellite, how much time a satellite in an orbit in an orbit at a height 35,780 kilometer above Earth surface would take if the mass of the earth would have been four times its original mass। देखो अब क्या दिया है, हाउ मच टाइम सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट एट हाइट, हाइट दिया है उन्होंने, और ये हाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का है, होप आपको पता होगा, अभी मैंने बताया था। तो हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दिया है 35,780 किलोमीटर। ओके, तो ये हाइट रहेगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। हाउ मच टाइम सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट एट हाइट 35,780 किलोमीटर above the earth surface would take if the mass of the earth would have been 4 times its original mass। ओके, तो अर्थ का मास क्या करना है हमें, 4 टाइम्स ओरिजिनल मास करना है, मतलब अर्थ का न्यू मास हमें यहाँ पर फॉर्म करना है। अर्थ का न्यू मास यमी डैश करेंगे हम, और ये यमी डैश क्या रहेगा, 4 टाइम्स ऑफ यमी रहेगा। यमी मतलब मास ऑफ अर्थ है ओरिजिनल, और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करना है, तब जाकर उसका टाइम पीरियड कितना होगा ये हमें निकालना है। ओके, उसके ऑर्बिटिंग कंडीशन का। तो अभी आपको पता है टाइम पीरियड का कल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डिराइव भी किया था हमने, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम। इज इट ओके? कल बताया था कि नहीं बताया था? देखो एक बार फॉर्मूला, टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला मैंने कल डिराइव करके बताया था, और बताया भी था आपको कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के साथ, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इसे कहा जाता है। अब यहाँ पर हम स्मॉल आर क्यूब ले रहे हैं क्योंकि सैटेलाइट एट हाइट एच पर है। अगर वो ऐसा कहते कि सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, तो फिर हम स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लेते हैं, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। लेकिन ये सैटेलाइट किसी न किसी हाइट पर मूव कर रहा है, और ये हाइट का वैल्यू भी उन्होंने दिया है। तो फिर बताओ मुझे, नॉर्मल कंडीशन में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है बताओ। इस स्मॉल आर की जगह में अगर आर प्लस एच पुट करता हूँ, आर प्लस एच होल क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम, तो बताओ मुझे इसका टाइम पीरियड कितना आता फिर, टेल मी। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है? नहीं ना, आप सभी आंसर गलत दे रहे हो, अभी तक एक भी सही आंसर नहीं मिला है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मैंने अभी आपको बताया था, जियो सिंक्रोनस या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, अगर सैटेलाइट 35,780 किलोमीटर पर रिवॉल्व होता है तो उसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है। और इसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना होता है बताओ,
ठीक है, राइट आंसर है 24 आवर्स। ओके, यही मुझे आंसर चाहिए था कि पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन उसका कितना आएगा, 24 आवर्स आएगा। ठीक है, तो नॉर्मल अगर हमारे अर्थ का मास यमी होता, ओके, मतलब इस क्वेश्चन में अगर हम अर्थ का मास अगर यमी पुट करते तो फिर इसका आंसर कितना आ जाता, 24 आवर्स। ओके, अप्रोक्सीमेटली आंसर 24 आवर्स आ जाता। अब ये आपको तो पता होना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है ये हाइट स्पेशल है, और इस हाइट पर अगर हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं ना, तो इसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन हमारे अर्थ के पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन से मैच होता है। ओके, इस सैटेलाइट का, इसी वजह से वो सैटेलाइट भी 24 आवर्स में अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, और हमारा अर्थ भी उतने टाइम में कंप्लीट करता है। इस वजह से दोनों एक दूसरे को स्टेशनरी दिखते हैं, इसी वजह से उसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है। और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए इतना हाइट सफिशिएंटली लगता है। ओके, तो ये टाइम पीरियड इसका कितना आएगा, फिर 24 आवर्स आएगा। ठीक है, ऐसा रहने वाला है। अब देखिएगा क्या रहेगा आगे। अब उन्होंने चेंज क्या किया है, मास चेंज किया है। तो अगर हम मास यम की जगह यमी की जगह यमी डैश पुट करेंगे, तो टाइम टी की जगह क्या होगा, बोलो बच्चों। टाइम टी की जगह टाइम सेम रहेगा या चेंज होगा, बताओ। अगर मास यमी की जगह हम यमी डैश पुट करेंगे तो क्या टाइम पीरियड चेंज होगा। सेम रहेगा या डिफरेंट होगा, बताओ। यस, टाइम पीरियड डेफिनेटली चेंज होने वाला है। इसी वजह से मैं जब मास को यमी की जगह यमी डैश पुट करने वाला हूँ, तो टाइम टी की जगह मैं टी डैश पुट करने वाला हूँ, और यही टी डैश हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। ओके, दिस थिंग वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस क्वेश्चन। ओके, ये टी डैश ही हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। तो आप देखिएगा, ऊपर वाले इक्वेशन में और नीचे वाले इक्वेशन में हम स्क्वायर करते हैं ताकि थोड़ा आसान हो जाए। ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, इसको मैं स्क्वायर करता हूँ, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी यमी। ओके, ये रहेगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं हम। ओके, और ये नीचे वाला जो इक्वेशन है टी डैश का स्क्वायर, इसकी जगह क्या आएगा फिर, 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच, मतलब ठीक है। अब यहाँ पर रेडियस में कुछ भी चेंज नहीं किया है उन्होंने, इस वजह से यहाँ पर भी आप आर क्यूब ले सकते हो। आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी इंटू यमी डैश होगा। ओके, तो अब जी इंटू यमी डैश यहाँ पर आएगा। तो देखिएगा अब इस इक्वेशन में मैं यमी डैश की जगह अब 4 टाइम्स ऑफ यमी पुट करने वाला हूँ। ये वैल्यू मैं अब यहाँ पर पुट करने जा रहा हूँ। तो फिर क्या आएगा, देखिएगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी इंटू यमी डैश होगा। ओके, तो अब सॉरी, 4 टाइम्स ऑफ यमी पुट करना है यहाँ पर, यमी डैश का वैल्यू। तो अब ये 4 बाहर आएगा, इस 4 को 4 के साथ कट मत कीजिएगा। ओके, और फिर से अगर हम इसका मतलब देखिएगा, अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ओके, इस नंबर का, इस पूरे वैल्यू का, तो टी डैश का वैल्यू क्या आएगा फिर देखिएगा। मतलब ये 4 अब हम बाहर निकालने वाले हैं स्क्वायर रूट के, तो वो 1/2 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। और ऊपर क्या आएगा फिर देखिएगा, 2 पाई। इसे कुछ भी चेंज मत करो, 2 को कैंसिल बिल्कुल भी मत करो। देखिएगा फिर अंदर क्या बचेगा, 2 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी इंटू यमी। तो बताओ, 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाय जी यमी, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, बोलो बच्चों। विच वैल्यू वी हैव टू सब्स्टिट्यूट। आर प्लस एच मतलब भी स्मॉल आर है ना, कैपिटल आर प्लस एच मतलब भी स्मॉल आर है, इस वजह से स्मॉल आर क्यूब भी पुट किया तो कुछ दिक्कत नहीं। ओके, तो बराबर है। आपको पहले मैंने बताया कि इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 24 आवर्स आता है। तो जो न्यू टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा बच्चों, बोलो। तो ये पूरे फ्रैक्शन की जगह आपको 24 आवर्स पुट करना है। तो जो न्यू टाइम पीरियड आएगा टी डैश, ये डेफिनेटली कितना होगा फिर, 12 आवर्स रहेगा। ओके, तो ये रहने वाला है 12 आवर्स। इज इट ओके। तो ये फाइनल आंसर होगा। ओके, हिंस द न्यू टाइम पीरियड इज 12 आवर्स। मतलब अर्थ अगर ओरिजिनल मास के 4 टाइम्स अगर उसका मास हो जाता है, तो जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होगा सैटेलाइट का, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, वो क्या हो जाएगा, 12 आवर्स में वो अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। मास ज्यादा होने से अर्थ उसे ज्यादा फोर्स से खींचेगा, और इस वजह से उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इज इट ओके। आ गया समझ में। ये सभी 10th स्टैंडर्ड की बुक में दिए गए क्वेश्चन थे। ओके,
तब मतलब 10th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाए भी होंगे, तो आपका मुझे नहीं लगता इतना मेंटल एबिलिटी होगा कि आपने वो ग्रास्प किया होगा कि एग्जैक्टली ये आंसर कैसे आया। ओके, जब 10th स्टैंडर्ड तक मैंने देखा है बच्चे समझ में आया तो ठीक, वरना फिर उसे वो वैसे ही समझ लेते हैं, ऐसे समझते कि इसको ऐसे ही करना है, क्यों करना है उनको ये पता नहीं होता है। ओके ठीक है, आगे समझ में बच्चों? यस सर। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन है 10th स्टैंडर्ड की बुक का, यस सर। फिर हम न्यू बिट की ओर जाते हैं। देखिएगा, इफ द हाइट ऑफ सैटेलाइट if the height of satellite completing one revolution around the earth in t seconds is h1 meter, then what would be the height of a satellite taking 2√2 t seconds for one revolution? 2√2 t seconds for one revolution. ओके मतलब आप ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लो। इफ द हाइट ऑफ सैटेलाइट कंप्लीटिंग वन रिवॉल्यूशन ओके अराउंड द अर्थ इन टाइम t इज h1 मीटर। तो एक सैटेलाइट है जो, देखिएगा ये हमारा अर्थ है और इस अर्थ के कुछ डिस्टेंस पर एक सैटेलाइट है। ओके, और ये कितने डिस्टेंस पर है, कितने हाइट पर है वो सैटेलाइट? h1 हाइट पर है, मतलब हमारे अर्थ के रेडियस के ऊपर वो h1 हाइट पर है। ओके, तो टोटल रेडियस उसका कितना हुआ? r+h1। तो r+h1 हाइट पर मूव करने वाला जो सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड उनका कहना है कि कैपिटल टी है। ओके, तो एक अनदर सैटेलाइट है जिसका टाइम पीरियड आपको दिया है 2√2 t। ओके, 2√2 t टाइम पर क्या हुआ है, एक अनदर सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो उसका हाइट कितना होगा हमारे अर्थ के सरफेस से वो हमें निकालना है। ओके, यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट कितना होगा ये हमें निकालना है। दिस थिंग वी हैव टू फाइंड आउट। लगा तो हम इसको क्या करते हैं, एच डैश एज्यूम करते हैं। इज इट ओके? इस हाइट को हम एच डैश एज्यूम करते हैं और यही एच डैश का वैल्यू हमें निकालना है। ओके, और ये कितना आएगा वो हमें निकाल के दिखाना है। जो पहला कंडीशन था ना, टाइम पीरियड सैटेलाइट का टी था और उसका हाइट h1 था। ओके, तो अर्थ सरफेस के ऊपर उसका हाइट h1 था, तो फिर हम किस फॉर्मूले से इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं? जो अभी मैंने आपको बताया था हमारा टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला, टी स्क्वायर, या फिर ठीक है टी इज इक्वल टू 2 पाई, स्क्वायर रूट के अंदर आएगा r³ डिवाइडेड बाय gm। ओके, तो आप देखिएगा r की जगह में आप क्या पुट करने वाले हो यहाँ पर अब r+h1। ओके, कैपिटल r+h1, तो 2 पाई अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, कैपिटल r+h1, क्योंकि पहले कंडीशन में जब टाइम पीरियड t है ना तो हाइट h1 है, तो इस वजह से r+h1 डिवाइडेड बाय gm आएगा। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड करते हैं, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 पाई स्क्वायर r+h डिवाइडेड बाय gm। तो ये वैल्यू मिलने वाला है मुझे टी स्क्वायर का, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे हम। ओके, नाउ सी हियर, अभी देखिएगा जो सेकंड टाइम पीरियड है वो 2√2 t है, और ये कब है, जब हाइट h डैश है। तो हम 2 मिनट के लिए इस टाइम पीरियड को टी डैश एज्यूम करते हैं कि जब टाइम पीरियड टी डैश होगा दैट इज 2√2 t, तब हाइट h डैश है, तो ये h डैश हमें हाइट निकालना है। तो टाइम t की जगह अगर मैं टी डैश लेता हूँ
तो टी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, ये ऐसा इक्वेशन आएगा, सिर्फ एच की जगह एच डैश लेना पड़ेगा। तो 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच डैश का क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम आएगा। अब ये स्टेप सभी को समझ में आ गया क्या? गिव मी द फीडबैक। मैंने ये क्या किया, कैसे किया, समझ में आ गया? पहला सैटेलाइट का टाइम पीरियड टी था, हाइट h1 था। दूसरे सैटेलाइट का टाइम पीरियड टी डैश लिया हमने, तो हाइट h डैश हुआ। इज इट ओके? समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, ठीक है। नाउ सी हियर, तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो सिमिलर टर्म है उसको कैंसल आउट करते हैं हम। मतलब ये हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं। तो इक्वेशन 2 मतलब क्या है, टी डैश का स्क्वायर। इसे मैं टी स्क्वायर के साथ डिवाइड करने वाला हूँ, इक्वेशन 2 के टर्म को इक्वेशन 1 के साथ। तो क्या होगा फिर देखिएगा, टी डैश का वैल्यू क्या है, 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम इंटू आर प्लस एच डैश होल क्यूब। ओके, ये हो गया टी डैश का वैल्यू, टी डैश के स्क्वायर का वैल्यू न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर में भी वैसे ही आएगा, 4 पाई स्क्वायर जी एम, सिर्फ यहाँ पर आर प्लस एच होल क्यूब होगा। ठीक है, तो अब ये 4 पाई स्क्वायर जी एम, 4 पाई स्क्वायर जी एम कट हो गया। अभी मैं टी डैश का वैल्यू पुट करता हूँ, डेट इज 2 रूट 2 टी। तो टी डैश का स्क्वायर है यहाँ पर, इस वजह से 2 रूट 2 टी का होल स्क्वायर आएगा। 2 रूट 2 टी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा फिर देखिएगा, आर प्लस एच होल क्यूब डिवाइडेड बाय, सॉरी ऊपर आर प्लस एच डैश है, आर प्लस एच डैश होल क्यूब डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल क्यूब आएगा। ओके, तो अब देखिएगा आगे क्या होगा, इसका अगर हम स्क्वायर करते 2 रूट 2 टी का, तो वो आएगा 8 टी स्क्वायर, 8 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। ओके, 8 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, आर प्लस एच आर प्लस एच डैश अपॉन होल होल क्यूब कर देता हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल क्यूब थे तो इसको हम कंबाइन करके होल क्यूब लिख सकते हैं। तो आर प्लस एच डैश होल क्यूब इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय क्या आएगा, आर प्लस एच, मतलब ये कंबाइन क्यूब कर दिया मैंने, होल क्यूब कर दिया। ओके, अब देखिएगा आगे क्या आएगा, अब मैं इसे रब कर देता हूँ, डायग्राम का कुछ काम नहीं रहा। नाउ सी हियर, तो टी स्क्वायर कट हो गया, 8/1 बचा है, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड अगर हम करते हैं तो यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ पर आएगा इसका क्यूब निकल जाएगा। सो आर प्लस एच डैश डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। ओके, तो आर प्लस एच को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2r+2h रहेगा। 2r+2h इज इक्वल टू आर प्लस एच डैश, और फिर ये आर उधर जाके माइनस होगा, तो 2r में से एक आर माइनस हो गया, तो फिर यहाँ पर आर बचेगा। तो r+2h इज इक्वल टू एच डैश होगा। तो वो सैटेलाइट मस्ट भी कितना हाइट पर मूव कर रहा होगा, r+2h। इज इट ओके? तभी उसका टाइम पीरियड कितना आएगा फिर, 2 रूट 2 टी। इज इट ओके? सभी को समझ में आ गया? दैट सैटेलाइट मस्ट बी रिवॉल्विंग एट अ हाइट h dash is equal to r+2h, then and then only it having the time period 2 रूट 2 टी। इज इट ओके? तो यहाँ पर ये 10th लेवल के सभी क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं सैटेलाइट और सैटेलाइट मोशन के। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स आवर 11th-12th लेवल। ओके, ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक? बताओ जल्दी से। ठीक है, तो ऐसे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक पर। ठीक है, मैं अभी से रब करता हूँ। नाउ सी हियर, अभी कुछ क्वेश्चन दिए, इससे ऐसे ही कुछ क्वेश्चन लॉजिक पर हैं, तो देखते हैं हम वो। स्पेसशिप इज लॉन्च्ड, लिखिएगा। A spaceship is launched into a circular orbit close
close to earth surface मेरा आवाज आ रहा है सभी को? ठीक है, जस्ट 1 मिनट। A spaceship is launched into a circular orbit close to Earth's surface. Close to the Earth's surface. What additional speed should be now be imparted to the spaceship so that it overcomes the gravitational pull of the earth. तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करने के लिए उसे कितना एडिशनल स्पीड देना पड़ेगा? एडिशनल स्पीड कब देना है? कोई सैटेलाइट या फिर स्पेसशिप ऑलरेडी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ सरफेस, ओके, तो वहां से उसे कितना मतलब क्लोज टू द अर्थ सरफेस उन्होंने कहा है कि अगर कोई सैटेलाइट क्लोज टू द अर्थ सरफेस मूव करता है ना, तो आपको पता है उसका क्रिटिकल स्पीड निकालते वक्त हमें r+h की जगह r ही पुट कर देते हैं, अर्थ का ही रेडियस पुट कर देते हैं। आपको पता होगा अगर ये h का वैल्यू बहुत ही अगर कम रहा एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो फिर हम क्या करते हैं, आपको पता होगा मतलब क्रिटिकल स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है √gm/r, ओके। तो ये r मतलब कैपिटल R+h होता है, लेकिन अगर कोई सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस मूव करता है ना, तो उसका क्रिटिकल स्पीड हम gm/re से निकालते हैं। re मतलब रेडियस ऑफ अर्थ रहेगा, या फिर सिंपली r से भी हम उसे इंडिकेट करते हैं। तो अब देखिएगा मतलब ये सैटेलाइट अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है ना, तो उसके पास ऑलरेडी कितना स्पीड है, ओके, और फिर हमें उसे एक जगह से क्या करना है, एस्केप करवाना है यहाँ से सपोज, तो फिर ये घूमते घूमते यहाँ पर आएगा, मतलब उसके पास यहाँ पर ऑलरेडी √gm/r इतना स्पीड है, इसके एडिशन में उसे कितना स्पीड देना पड़ेगा वो हमें निकालना है। तो बता मुझे, सैटेलाइट को अगर एस्केप करवाना है तो कितना स्पीड चाहिए होता है उसे? तो एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल स्पीड, सैटेलाइट को अगर एस्केप करवाना है तो कितना स्पीड चाहिए होता है बताओ? इन टर्म्स ऑफ मतलब एस्केप स्पीड का फॉर्मूला बताओ इन टर्म्स ऑफ जी एंड एम, क्या रहेगा बताओ? सैटेलाइट को मुझे अगर एस्केप करवाना है अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से, तो फिर √2gm/r राइट आंसर है, ओके। मुझे अगर किसी सैटेलाइट को एस्केप करवाना है, आपको ये भी आप वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस है, तो इस वजह से हम अर्थ से ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऐसे हमें इमेजिन करना है, मतलब उसका जो एस्केप स्पीड रहेगा वो 2gm/r हमें ये लेना पड़ेगा, ये एस्केप स्पीड रहेगा उस सैटेलाइट का। लेकिन यह हमें पूरा नहीं देना पड़ेगा एस्केप स्पीड, क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतना स्पीड था, उसके पास ऑलरेडी √gm/r था। अभी हम उसे मतलब कितना चाहिए उसे एस्केप करने के लिए √2gm/r, तो कितना एडिशनल स्पीड देना पड़ेगा यहाँ पर, तो वो अगर निकालना है एडिशनल स्पीड, ओके, v एडिशनल, तो एडिशनल स्पीड कैसे होगा? चाहिए कितना उसे? √2gm/r, लेकिन है कितना उसके पास? √gm/r, तो इस वजह से एडिशनल स्पीड कैसे निकलेगा? √2gm/r माइनस √gm/r, तो अगर हम √gm/r को कॉमन आउट करेंगे तो आपको मिलेगा √2 - 1, ओके, सो √2 - 1 इंटू √gm/r ऐसा आएगा। इज इट ओके? तो ये होगा फाइनल आंसर। इज इट ओके? सो हाउ मच एडिशनल स्पीड वी हैव टू गिव टू दिस सैटेलाइट to escape from the earth gravitational field is √2 - 1 gm/r √gm/r. Is it okay? This concept is clear to all of you?
ठीक है, तो ऐसे लेवल के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप देखिएगा इस टॉपिक के ऊपर मतलब जो मॉडल्स आपके पास है सभी स्टूडेंट के पास, वो मॉडल के क्वेश्चन थोड़े आपको लिटिल बिट डिफिकल्ट जाएंगे स्टार्टिंग के लेवल में। इस वजह से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सेंड करता हूँ अभी, ओके, तुरंत। इसका लेवल बहुत कम रहेगा, सीटी लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। सबसे पहले इसे डील करो आप, और इन क्वेश्चंस में अगर कुछ दिक्कत आता है तो पूछिएगा, और इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लेवल तक मतलब बूस्टअप होगा। और यही चीज चाहिए, फिर उसके बाद हम कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस ले सकते हैं। तो 2 फेज में इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अभी लगभग 100 के करीब आपको क्वेश्चंस में सेंड कर देता हूँ, और मतलब आज के दिन में आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस करने हैं, और जितने भी डाउट रहेंगे उतने डाउट मुझे आपको सेंड करने हैं। आज ही अगर हम इवनिंग में लेक्चर ले सकते तो लेंगे, ओके, और उसके ऊपर मतलब जो भी डिफिकल्टी रहेगा वो देखेंगे। हम पढ़ाने के बाद इतना ही, इस टॉपिक का कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग हमने किया था ग्रेविटेशनल फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद आपको पता होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर डन, उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अलग अलग शेप्स के लिए कैसे निकालना है वो मैंने आपको बताया, उसके बाद केपलर्स लॉज, ओके, और ये सैटेलाइट मोशन। तो इतने ही बिट्स इस टॉपिक के, और बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ही कम साइज का है। तो इसे पहले सिंपल लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, और फिर उसके बाद हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे। इज इट ओके? ठीक है, अभी का अभी मैं सेंड करूंगा। अभी अगर कुछ ब्रेक लेना है तो आधे घंटे का ब्रेक लो, या फिर तुरंत आप सॉल्व करने को लग जाओ तो भी चलेगा। मुझे सिर्फ 5-10 मिनट लगेंगे क्वेश्चन भेजने में। जैसे मैं क्वेश्चन भेजूंगा आपको ये सॉल्व करते बैठना है, ओके, और तुरंत मुझे उसका फीडबैक दीजिएगा, इतने इतने क्वेश्चन नहीं आए, इतने क्वेश्चन आए, ओके। क्वेश्चन भी नहीं, क्वेश्चन राइट करने की कुछ जरूरत नहीं, आप ही सॉल्व करके देखो। मतलब बहुत इजी रहेंगे, आधे से ज्यादा तो थ्योरेटिकल रहेंगे। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो लिखने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल अगर लिखना है, कोई अगर नहीं आता है आपको, या फिर आपको अच्छा लगता है, तो उन्हीं न्यूमेरिकल का या फिर एमसीक्यूज का कलेक्शन आपके पास रखिएगा, ओके। इज इट ओके? ठीक है, तो अभी हम यही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर रिमेनिंग पार्ट लेते हैं। थैंक यू, ओके। ठीक है, कल के लेक्चर में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज इलास्टिसिटी। तो कल सभी स्टूडेंट ज्वाइन कीजिएगा, ओके। इलास्टिसिटी रहेगा नियर बाय हमारे, देखिएगा अब 11th के 7 टॉपिक हो गए, मतलब 70% सिलेबस हमारा खत्म हुआ है 11th का, विथ नीट और विथ जेई, ओके। अभी जो रिमेनिंग पोर्शन है 30%, तीन 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 बिट से हमारे रिमेनिंग है। एक मुझे लगता है ऑसिलेशन होगा, दूसरा ऑसिलेशन एंड वेव्स एक चैप्टर बाकी है। उसके बाद मुझे लगता है थर्मल फिजिक्स जो होगा वो रिमेनिंग है हमारा, थर्मल डायनामिक्स, या फिर जो भी उससे रिलेटेड बिट्स है, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ओके, एंड सो ऑन। और उसके बाद यही बिट हमारा जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है वो हमारा रिमेनिंग है। तो 3 ही चैप्टर्स हमारे रिमेनिंग है। ये होने के बाद 11 का सिलेबस हमारा 100% खत्म हो जाता है, ओके। तो ठीक है, ठीक है, चलेगा। न्यूटन्स लॉज के कुछ क्वेश्चंस भेजना है, लिंक भेजना है, ठीक है, चलेगा, ओके, ठीक है, चलेगा। तो अभी हम यही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर रिमेनिंग पार्ट लेते हैं, ओके। थैंक यू, बाय सर।